प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या है, मिश्रण क्या है। इसी बारे में हम आज आगे के वीडियो के बारे में जानते हैं। तो लेसन में आगे का विषय हम लेते हैं मिश्रण के प्रकार के बारे में। मिश्रण को उनके अवयवों की बनावट और अवयवों के आकार के अनुसार निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार के मिश्रण पाए जाते हैं, एक विलयन, निलंबन और कोलाइडल विलयन। तो यहां आकार पर अंतर है। विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण जिसमें सभी कण एक समान रूप से फैले हों। उदाहरण के लिए हम यहां लें तो नींबू पानी, वाटर, सोडा वाटर, पानी तथा चीनी का घोल, ये नमक और पानी का घोल और हवा, ये सभी समांगी मिश्रण हैं। तो ये सभी विलयन भी हैं। विलयन के कणों में विशेषता क्या है कि विलयन के कणों में समांगिकता होती है, यानी कि समान रूप से सभी कण एक दूसरे में फैले होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू तथा जल के विलयन का स्वाद सदैव समान रहता है, अर्थात इस विलयन की थोड़ी मात्रा का भी स्वाद वैसा ही होगा जैसा अधिक मात्रा का। आप नींबू पानी को ऊपर से पिए या नीचे से पिए, बिल्कुल एक जैसा स्वाद सब जगह दिखाई देगा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वाद नहीं होगा। तो यह दर्शाता है कि इस विलयन में नींबू और जल के कण समान रूप से वितरित हैं। तो विलयन वो है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब हम बात करते हैं विलयन के घटक की। यदि हम कभी भी एक विलयन लेते हैं तो उस विलयन में 2 हिस्से इसके होते हैं, एक है विलेय और दूसरा विलायक। तो एक विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। यानी अब इसे हम सरल भाषा में कहें तो विलेय वो जिसे घोला गया और विलायक वो जिसमें घुलता है। तो जैसे पानी में नमक डालते हैं तो यहाँ पानी तो विलायक है और नमक विलेय है, अर्थात किसी विलयन सॉल्यूशन के 2 घटक विलेय और विलायक होते हैं। तो विलायक क्या है? विलायक विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को घोलता है विलायक कहलाता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। यानी कि अगर हम वायु की बात करें तो वायु एक विलयन है। हमने अभी पढ़ा कि वायु गैसों का मिश्रण है और एक विलयन है। तो अगर विलयन है तो नाइट्रोजन जो है विलायक हो जाएगा क्योंकि वो अधिक मात्रा में। तो जो घटक विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है प्राय विलायक कहलाता है। तो विलेय क्या होता है? विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक में घुलता है या मिलता है विलेय कहलाता है। या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है को प्राय विलेय कहा जाता है। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें जल विलायक तथा चीनी विलेय है। इसी प्रकार से आयोडीन और अल्कोहल का विलयन अगर हम लें तो इसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन कम मात्रा में होती है तो वो विलेय है और अल्कोहल अधिक मात्रा में होती है तो वो विलायक है। आयोडीन को अल्कोहल में घोला जाता है, तो जिसको घोला गया वो विलेय और जिसमें घोला गया वो विलायक। जैसे कि चीनी को घोला गया तो चीनी विलेय और जल में घोला गया तो जल विलायक। नमक को जल में घोलते हैं तो नमक विलेय और जल विलायक। यहाँ 2 बातें, जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है, जो कम मात्रा में है वो विलेय है। जो घोल रहा है वो विलायक है और जो घुल रहा है वो विलेय है। तो इसी विषय में आगे हम बात करते हैं। तो विलयन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये जो ठोस और गैस के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक ठोस विलयन, दूसरा गैसीय विलयन और एक तरल विलयन। ठोस विलयन में ठोस का मिश्रण होता है। विलयन के 2 घटक जब ठोस हों, यदि दोनों घटक ठोस हैं तो ऐसे विलयन को ठोस विलयन कहा जाता है, ठोस विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए मिश्र धातु। यहाँ जो मिश्र धातु हैं, मिश्र धातुओं को 2 या 2 से अधिक ठोस को मिलाकर बनाया जाता है। हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं कि मिश्र धातु ठोस का उदाहरण है, जैसे कि पीतल। अब अगर आप पीतल को देखें, आपको पीतल का बर्तन दिखाई दे रहा है। ये पीतल का बर्तन भी एक मिश्र धातु या मिश्रातु से बना है, जिसमें पीतल में 30% जिंक होता है और 70% तांबे का मिश्रण होता है। आप यहाँ कांसा देख रहे हैं, कांसे का एक बर्तन भी दिखाया गया है।
इस कांसे के बर्तन भी, यह भी एक मिश्रातु है जो कि दो धातुओं का ठोस विलयन है। तो ये मिश्रातु क्या है? ठोस ठोस का विलयन। ठोस में ठोस को घोल दिया गया है। इसे तरल करके घोला जाता है लेकिन बाद में ठोस हो जाता है। तो ये भी ये ऐसा एक मिश्रण है जिसमें ठोस में ठोस का घोल है। गैस में गैस का विलयन। जब विलयन के दोनों घटक गैस हों तो वैसा विलयन गैस गैस विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए हवा, वायु। वायु कई गैसों का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि का मिश्रण है। अतः हवा गैसीय विलयन का एक उदाहरण है। अब ठोस में द्रव या ठोस तरल विलयन। टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन अल्कोहल में आयोडीन मिलाकर बनाया जाता है। चूंकि इसमें एक ठोस को तरल में मिलाया जाता है अतः टिंचर आयोडीन को एक ठोस द्रव का विलयन कहते हैं। मतलब हमने ठोस आयोडीन को लेकर और अल्कोहल में घोल दिया है, तो ठोस को द्रव में घोला है, इसलिए ठोस द्रव विलयन। टिंचर आयोडीन में लगभग 2 से 7% आयोडीन होती है। टिंचर आयोडीन का उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में होता है। नमक तथा पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, ये भी ठोस द्रव विलयन के उदाहरण हैं। गैस द्रव या गैस तरल का विलयन। तो वैसा विलयन जिसका एक घटक गैस और दूसरा घटक द्रव या तरल हो, तो यह विलयन गैस द्रव या गैस तरल का विलयन कहलाता है। वात युक्त पेय जैसे कि सोडा, जल, कोक इत्यादि गैस तरल या गैस द्रव विलयन का उदाहरण। तो जब हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जिसे हम बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक आजकल आते हैं जिनमें कार्बोनेटेड होते हैं, जिनमें वायु कार्बन डाइऑक्साइड घोल दी जाती है, तो ऐसे सभी के सभी विलयन जो हमारे हैं वो गैस और तरल का विलयन है। तो विलयन क्या है? अगर हम विलयन के गुण लिखें तो विलयन के गुण लिखिए, ऐसा प्रश्न आता है। विलयन के गुण क्या हैं, ये हमसे पूछा जाता है। तो हम अभी निम्न गुणों के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहली बात तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। इसमें सभी कण समान रूप से सब जगह फैले होते हैं। विलयन के अवयवों का व्यास, विलयन के जो कण हैं उनका व्यास जो है बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। क्योंकि विलयन के अवयव काफ़ी छोटे होते हैं इसलिए इन्हें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें सामान्यतः हम पानी में चीनी घुली है तो देखकर नहीं बता सकते कि इसमें चीनी है या नहीं है, या पानी में नमक घुला है तो हम देखकर नहीं बता सकते कि इसमें नमक है या नहीं है, क्योंकि वो कण बहुत छोटे होते हैं। विलयन के अवयव यानी कण काफ़ी छोटे होते हैं, अतः वे विलयन से गुजर रही प्रकाश की किरण पुंज को फैलाते नहीं हैं। अब बहुत छोटे कणों से प्रकाश टकराकर फैलेगा नहीं, इसलिए प्रकाश बिना किसी अवरोध के उनके आर पार निकल जाता है। इसलिए विलयन से प्रकाश मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप नमकीन पानी को छाने तो नमक छलनी में नहीं आएगा, तो छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते। तो ऐसा भी नहीं होता, आपने देखा होगा कि अगर हम नमक या चीनी के घोल को पानी में स्थिर छोड़ दें तो नीचे चीनी बैठ जाए, नीचे नमक बैठ जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये विलयन स्थायी होता है। तो ये 5 गुण विशेष रूप से हमने विलयन के बारे में पढ़े, तो इसे आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। विलयन के गुण लिखिए। अब हम संतृप्तता के आधार पर भी विलयन को 2 भागों में बांट सकते हैं। संतृप्तता यानी कि अभी उसमें और विलेय घोल सकते हैं या नहीं घोल सकते हैं। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, ऐसे 2 प्रकार के विलयन होते हैं। संतृप्त से कहा होता है जिसका भर गया, पेट भर गया है, अब वो और नहीं खा सकता, तो संतृप्त कहते हैं। यहाँ विलयन में भी इसी बात को ध्यान रखिए। यदि किसी विलयन में एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय नहीं घुल सकता तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। आप यहाँ इस उदाहरण को देख सकते हैं। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर हम 100 ml नमक में 30 ग्राम नमक डालें तो घुल जाएगा, लेकिन यदि हम 40 ग्राम नमक डालते हैं तो इसमें से थोड़ा नमक नीचे रह जाएगा, लगभग 4 ग्राम, क्योंकि नमक की जल में विलेयता जो है, संतृप्तता आ जाती है 20 डिग्री सेल्सियस पर 36 ग्राम में। 36 ग्राम से अधिक नमक 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान से हम नहीं घोल सकते। तो यहाँ फिर से एक बार देखिए, यदि किसी विलयन में
एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता तो वह विलयन संतृप्त कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता है। तो जल की यहाँ 20 डिग्री पर 100 ml जल की संतृप्तता या क्षमता विलयन की घोलने की कितनी है? 36 ग्राम है। तो 36 ग्राम घुल जाने के बाद और नहीं घोल सकते, तो 4 ग्राम जो है वो नीचे रह जाएगा यदि हम 40 ग्राम नमक डालें तो। अब इसे आप कितना मर्जी घुमाइए ये और नहीं घुलेगा। तो अब ये संतृप्तता है, और इस संतृप्तता के लिए अगर आप इससे अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे गर्म करना होगा। गर्म करने पर कणों के बीच की जो खाली जगह है वो और अधिक खुल जाएगी, तो आप इसमें और अधिक नमक घोल सकते हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? यदि विलयन में उसकी क्षमता से कम विलेय घुला हो तो वैसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वैसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घुल सकता है उसे विलयन असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। यानी कि हमने उतना विलेय डाला है कि अभी उसकी संतृप्तता नहीं आई है, तो हम उसमें और भी घोल सकते हैं। संतृप्त विलयन अभी नहीं बना है, तो जो विलयन संतृप्त नहीं हुआ है वो क्या है? वो असंतृप्त विलयन है। घुलनशीलता या विलेयता क्या है? विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित तापमान पर एक संतृप्त विलयन में उपस्थित हो, विलयन की घुलनशीलता कहलाती है। तो कोई पदार्थ कितना घुलनशील हो सकता है? एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में संतृप्तता लाने के लिए जितना विलेय हमें घोलना पड़ता है वो उसकी विलयन की घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता का तापमान पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विभिन्न तापमान पर किसी विलयन की घुलनशीलता अलग अलग होती है। तापमान के बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ती है, जबकि तापमान कम होने पर विलयन की घुलनशीलता कम हो जाती है। इसका कारण है तापमान बढ़ने पर कणों के बीच की जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, वो बढ़ जाता है, जबकि कम होने पर कण पास पास आ जाते हैं और ये ठोस रूप लेने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके बीच के जो कण हैं, कणों के बीच का आकार जो है, बीच का जो रिक्त स्थान है वो कम हो जाएगा, तो ये और नहीं घुलेंगे, फिर इसमें कम हो जाएगा घुलने की क्षमता। तनु या सांद्र किसे कहते हैं? विलयन में विलेय की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक या कम हो सकती है। एक ही तरह का दो विलयन यथा नमक और जल का विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो तनु, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो सांद्र विलयन कहलाता है। हम यहाँ एक उदाहरण ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक 2 बीकर लिए हैं, इनमें एक में थोड़ा सा चीनी डाली है और दूसरे में अधिक चीनी डाल दी है। तो हमने यहाँ 100 ml जल लिया एक बीकर में, और एक में 10 ग्राम चीनी डाली और दूसरे में 20 ग्राम चीनी डाली, तो आपके हिसाब से सांद्र कौन सा होगा? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जो ए है, ए तनु है और बी सांद्र है। क्यों सांद्र है? क्योंकि इसमें अधिक विलेय घोला गया है। जिसमें कम विलेय है वो तनु किसकी तुलना में? अधिक की तुलना में। जब हम सांद्र और तनु की बात करते हैं तो हम तुलना में करते हैं। तो हम यहाँ अगर ये ए है, पहले वाला ए है और दूसरे वाला बी, तो हम कहेंगे कि बी बीकर में सांद्र विलयन है किसकी तुलना में? ए की तुलना में। तो सांद्रता क्या है? विलयन की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो। यहाँ आयतन है, ध्यान ठीक कर लीजिएगा इसको, मिस्टेक को। आयतन में उपस्थित हो को विलेय की सांद्रता कहते हैं। तो किसी विलायक में जितना विलेय घुला हुआ है या किसी विलयन में जितना विलेय घुला हुआ है, जो उसकी मात्रा है, वो विलयन की सांद्रता है। तो दूसरे शब्दों में विलेय और विलयन की मात्रा का अनुपात विलयन की सांद्रता कहलाता है। तो सांद्रता को ज्ञात कैसे करेंगे? विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, और दूसरा है विलयन की सांद्रता। दूसरा तरीका है विलेय की मात्रा को विलयन की मात्रा से विभाग कर दें तो हमें सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। आइए इसी विषय को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि विलयन की सांद्रता दर्शाने के लिए जो हम विधि अपना रहे हैं वो द्रव्यमान में द्रव्यमान का प्रतिशत या द्रव्यमान में आयतन का प्रतिशत ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप चीनी पानी में घोल सकते हैं, तो पानी का द्रव्यमान तो नहीं, आयतन लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप चीनी को ठोस में घोल रहे हैं तो आप क्या लेना पड़ेगा? तो आपको दोनों का द्रव्यमान लेना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तरीका है द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान का प्रतिशत, द्रव्यमान और द्रव्यमान का प्रतिशत। तो यहाँ विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 कर देंगे तो उसकी प्रतिशतता निकल आएगी। जबकि दूसरा तरीका क्या है? द्रव्यमान और विलयन के आयतन का प्रतिशत। तो इसमें क्या करेंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन,
और गुणा 100 कर देंगे तो हमें उसकी सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक विलयन के 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता क्या होगी? देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे। दिया गया विलेय कितना है हमारे पास, 50 ग्राम विलेय दिया गया है। नमक हमारा विलेय है तो 50 ग्राम है, और विलायक जो जल है वो कितना है, 400 ग्राम है। तो हम जानते हैं कि विलयन क्या है, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। यदि इनको जोड़ दें तो हमारे पास कुल द्रव्यमान आ जाएगा। तो कुल द्रव्यमान कितना हुआ, 50 प्लस 400, 450 ग्राम। तो हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत अगर द्रव्यमान में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 50, और विलयन का द्रव्यमान कितना है, 450, और गुना 100 कर देंगे तो 11.11% सांद्रता आ गई। तो दिए गए विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 11.11% उसमें विलेय है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि विलयन की सांद्रता कितनी है, 11.11% विलयन की सांद्रता है। तो आज के विषय में इतना ही। अगली वीडियो में मैं इस लेसन की अगली जानकारी आपको दूंगा, तब तक आप इसे अच्छे से अभ्यास कर लें। किसी भी विषय को अच्छे से सीखने के लिए बार बार देखना होता है। यदि आप ये वीडियो बार बार देखते हैं तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे निश्चित रूप से। तब तक के लिए आप इसे अभ्यास करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।